Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are welcome to MDCAT English portion. MDCAT English portion consists of three segments. Your first segment is UHS prescribed vocabulary, and there are 212 words which were asked through 7 MCQs sentence completion. Second is sentence correction, and 6 MCQs were asked. 4 statements in a question are given and 1 is correct, 3 are wrong, maybe due to any reason. And the third one is usage correction. A long statement is given that is underlined at 4 places and you will have to locate the error. First of all, I am going to discuss what kind of vocabulary has been given in the last test. If we talk of a test of 2018, 17, 16 and more, this particular segment was not asked in the statements. Only one word is given, then 4 words were given and you were supposed to select appropriate synonym. But from the last year, the system has been changed. So I am going to give a small exercise as an example so that you may understand what kind of the questions were given in the previous test. Okay students, now there are 2 examples of the sentence completion. The vocabulary in these examples can be from your UHS prescribed words or maybe out of those words, maybe unseen statements, and you are supposed to select the best option to fill in the blank. First of all, you go through the statement and later on you decide that one of these 4 options is correct. जैसा कि आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है कि the accident happened due to the driver. The accident happened due to the driver's dash. अब सबसे पहले है nuisance. nuisance जो है कोई भी ऐसा शख्स जो कि बड़ा irritating हो, गुस्सा दिलाने वाला हो. दूसरे नंबर पे है negligence, कोताही, reluctance, गैर आमादगी, unwillingness, regret, अफसोस, तासुफ, remorse के मायनों में आ जाएगा. तो बड़ा आसान सा ऑप्शन था कि आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट कि ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो हादसा हुआ. ये आसान था. दूसरे नंबर पे है द कल्पेबल चाइल्ड, कसूरवार. आपको इसका मतलब कल्पेबल का आना चाहिए कि जिसने जुर्म किया हो, कसूरवार. चाइल्ड डैश सम वर्ड्स टू हर मदर फॉर पार्डनिंग हर डिलिक्वेंसी. डिलिक्वेंसी उसकी खता, उसकी जो गलती थी. ऑप्शन है रूड, मम्बल्ड, क्रेजी, शोई, दिखलावा करने वाला. तो जारी बात है कि जब आप इसको खुद डिकोड करना शुरू करते हैं कि इफ सम पर्सन इज फीलिंग रिमोर्स ऑन हिज डूइंग्स, तो वो कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको क्लियरली नहीं बोल सकेगा. वो स्टेटमेंट को थोड़ा सा मम्बल्ड फॉर्म में बोलेगा, हिचकिचाने के अंदाज से बोलेगा. तो योर राइट ऑप्शन इज बी. तो बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है. अब इस सारे प्रोसेस के अंदर बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में हिंट्स आ जाते हैं कि जिसके ज़रिए हमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड आसान हो जाती है, या बाज़ औक़ात सिमेंटिकली हम पूरा टेक्स्ट इस तरह डिकोड करते हैं कि जो नीचे दिया गया वर्ड है वो हमें कॉमनली जो है वो सही लगता है. ये तो वो आपके स्टेटमेंट्स हैं विच आर वेरी क्लियर, एक्सप्लिसिट हैं, विच कैन बी सॉल्व वेरी ईजीली. लेकिन बाज़ स्टेटमेंट्स जो हैं जो कि आमतौर पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे कंसिस्ट करते हैं, उनमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. उस तरह के स्टेटमेंट को सॉल्व करना जो है इट कैन बी अ प्रॉब्लम. तो इंशाल्लाह इसके हम रूल्स पढ़ेंगे. एक तो वोकैब पढ़ेंगे डेफिनेटली, वोकैब के साथ उसके मीनिंग, उसके सिनोनिम जो आपको बुक्स प्रेस्क्राइब की गई हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं या आपको सॉफ्ट कॉपीज़ जो मिलेंगी उसके अंदर तमाम मटीरियल मौजूद होगा. इसके अलावा उसकी एक्सरसाइज जो हैं बुक में भी मौजूद हैं, मैं यहाँ क्लास में भी आपके साथ सॉल्व करूँगा. दूसरे नंबर पर यह है कि आपको सेंटेंस कंप्लीशन के रूल्स बताए जाएंगे, ट्रिक्स बताए जाएंगे कि किस तरह आप अपने आप को गलती से बचा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटेंस करेक्शन. 4 ऑप्शंस आर गिवन, 1 इज करेक्ट, 3 आर रॉन्ग. जब हम इनको करेंगे तो ये एक बात याद रखें कि जब हम ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करते हैं तो उसमें ग्रामर के तमाम एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग पंक्चुएशन, क्योंकि बाज़ का स्टूडेंट्स के ज़हन में होता है कि आपका नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब,
कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह चेक होंगे। लेकिन याद रखें कि करेक्शन ऑफ एरर में आपकी जो पंक्चुएशन है ये भी चेक की जा सकती है। ये लास्ट पेपर में से 2 मैंने क्वेश्चन आपके सामने जो है वो सिलेक्ट किए हैं, आप इसमें से देखिए कि विच वन इज करेक्ट। सबसे पहले है आई आस्क्ड, आपकी मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, ठीक है ना, या प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद कॉमा आना चाहिए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, इज योर ब्रदर होम। जब आपने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ड से पहले लिखा, सब्जेक्ट से पहले जब आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे तो डेफिनेटली आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन या इंट्रोगेटिव साइन जो है वो आप लिखेंगे। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज करेक्ट। सेकंड सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो यहाँ पर कॉमा मिस किया गया है। बाकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में था, साइन ऑफ इंटरोगेशन। थर्ड क्वेश्चन में डेफिनेटली देयर इज कॉमा, करेक्ट, इन्वर्टेड कॉमास भी ठीक है। इज योर ब्रदर होम, अब यहाँ पे मिस्टेक है कि ये जो इंट्रोगेटिव साइन था इट शुड हैव बीन इन द पैरेंथेसिस इन द इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर लिखा जाना चाहिए था, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर नहीं जाना चाहिए था। सो देयरफॉर दिस इज द मिस्टेक, this particular portion is mistaken as this particular portion was mistaken. Next है हमारे पास he asked is your brother home। जब आपने helping verb शुरू में लगाया तो definitely यहाँ पर आपका sign of interrogation आना चाहिए था। So this particular portion is wrong। तो यहाँ पर ये आपकी मिस्टेक्स थी जो कि पंक्चुएशन के हवाले से आप करेक्ट करेंगे। आसान स्ट्रक्चर था इसलिए आपने घबराना नहीं है, लेकिन इंग्लिश पोर्शन को आपने फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना। नेक्स्ट वी कम टू the other segment, I was been। पहली बात तो ये है कि was is the second form and been is the third form of be was been। तो यहाँ पर एक तो ये आपकी helping verb की जो है वो मिस्टेक है, this is wrong। दूसरे नंबर I had been के बाद been तो आ सकता है लेकिन being नहीं आ सकता क्योंकि had के बाद हमेशा verb की थर्ड फॉर्म आती है, be was been। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर being जो है इट इज़ रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि आई हैव बिन टू अमेरिका फॉर मेडिकल चेकअप, आई के साथ हैज़ नहीं आ सकता, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और नीचे वाले स्टेटमेंट में आपका जो हैज़ है दिस इज़ द मिस्टेक। तो इस तरह आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ये स्टेटमेंट जो हैं ये स्मॉल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं और लॉन्गर स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, मुश्किल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, और इसमें आपको इंग्लिश यूसेज के हवाले से बहुत से रूल्स जो हैं उनकी असेसमेंट की जा सकती है। Apparently, when you are sitting at home making preparation or doing exercise, you feel that you would be able to do them quite easily and you get relaxed. Please don't do it. एक बात आप याद रखेंगे, while sitting in the exams, you are supposed to solve your segment in a few seconds, and commonly I tell the student that 40 seconds are to be spent on one question. और जितना आप इंग्लिश में ज़्यादा टाइम बचा लेंगे उतना आप फिजिक्स और साइंसेज के बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है फोकस करेंगे, अगर आपको कोई खुदा न खास्ता न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ जाता है। तो इंग्लिश आपके लिए एक कास्टिंग बोर्ड की अहमियत रखता है कि स्टूडेंट्स पास का साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन इंग्लिश को जो है वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसी में उनकी बहुत सी आसान मिस्टेक्स जो हैं, आसान रूल्स की मिस्टेक्स जो हैं वो करते हैं कि जिनको वो बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। और एक और बात आप याद रखें कि आपका अब जो असेसमेंट है वो पॉइंट्स पे है। अब ये नहीं है कि अगर आपने 6 या 7 आपने MCQs गलत कर लिए तो इसको भी मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा इंग्लिश में आपने कोशिश करनी है कि जो 20 आपको क्वेश्चंस आएंगे उनमें से आपके 20 आउट ऑफ 20 ठीक हों, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जो भी मैं रूल्स आपके सामने क्लास में करवाऊँगा, जो भी आप एक्सरसाइज जो है वो मैं बोर्ड पे या स्लाइड्स पे आपको करवाऊँगा, आप मेरे साथ सॉल्व करें, be attentive, books are with you, and definitely you will come off with flying colors. Okay students, now there are 4 statements and every statement is underlined at 4 places and 1 place carries a mistake. So the first sentence is, when the mother threatened to lock Aslam in the attic, the mere thought for being confined made him breathless. अब यहाँ पर to lock के बाद फर्स्ट फॉर्म इट्स करेक्ट। द मियर थॉट, महज जो एक ख्याल था, ऑफ आना चाहिए था, यहाँ पर बीइंग में आपकी प्रेपोजिशन ऑफ की मिस्टेक है, नॉट फॉर, ऑफ। सो लिहाजा प्रेपोजिशन सबसे ज़्यादा आपका ट्रिकी सेगमेंट होगा इस पूरे प्रोसेस ऑफ MD-CAT इंग्लिश पोर्शन में। उसके बाद नेक्स्ट आपका पास स्टेटमेंट है, नो सूनर ही हैड सीन द लाइन
देन ही फेंटेड। अब आमतौर पे ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी नो सूनर वाला स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए तो ये नो सूनर जो हैं दे आर द एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, और एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी जो है वो हमेशा जो आपका HV है यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है दे डिमांड दैट इट शुड बी पुट बिफोर द सब्जेक्ट प्रायर टू सब्जेक्ट टू क्रिएट इंटेंसिटी इन द स्टेटमेंट। सो जब भी आपके पास नो सूनर शुरू में आप सेंटेंस के लगा दें यानी कि सब्जेक्ट के शुरू में लगा दें तो याद रखें कि हैड आपको यहाँ पर रखना चाहिए था। प्रेफरेबली नो सूनर को हैड के साथ आप यूज़ करें, लेकिन नो सूनर को जो है वो डिड के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, बट कॉमनली प्रेफरेबली जो डिक्शनरी प्रेस्क्राइब करती है कि नो सूनर को हैड से यूज़ करें और फिर आपकी डिपेंडेंट क्लॉज सेकेंड फॉर्म में आ जाएगी। तो नो सूनर हैड ही सीन द लाइन, सो यहाँ पर हम हैड ख़त्म कर देंगे और इस हैड को सूनर के बाद लगाएंगे कि नो सूनर हैड ही सीन द लाइन ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। और यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म यानी कि आपका जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है आप वो लगाएंगे और कुछ और नहीं लगाना, यानी कि थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, और इनके भी आपको रूल्स जो हैं आई शुड कन्वे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है शी हैड हार्डली सीन। अच्छा, एक बात याद रखें कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली जो है कैन बी प्लेस्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब, यानी कि आप हार्डली को जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले और MV मेन वर्ब हैड के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले लगा सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये मैं स्टाइलिस्टिक ऑप्शन आपको बता रहा हूं कि इंटेंसिटी कम होगी, बट सो फॉर ग्रामर इज कंसर्न स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर आप चाहें टू इंटेंसिफाई द स्टेटमेंट तो आप हार्डली को बिल्कुल जैसा ये नो सूनर शुरू में था आप शुरू में ले आए कि हार्डली हैड शी सीन द लाइन, ठीक है, या एनिमी या कोई भी चीज़, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप बाकी स्ट्रक्चर लिखें। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन ये इंटेंसिफाइड नहीं है। इंटेंसिफाइड स्ट्रक्चर जो है वो मैं लिख देता हूँ क्या हो सकता था, ये भी ठीक है, दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। यू कुड हैव रिटन के हार्डली हैड शी सीन हर एनिमी देन शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड द बुश। अब यहां पे मिस्टेक जो है ये ठीक है, दिस इज करेक्ट। हर एनिमी आपका ट्रांजिटिव वर्ब था, प्रेपोजिशन नहीं आएगी, इट इज करेक्ट। दिस इज द मिस्टेक। जब भी आप हार्डली, स्केर्सली कवर्ड यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी है बिल्कुल इस तरह, हार्डली भी एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी है, नो सूनर भी एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी है। नो सूनर के साथ आप हमेशा क्या यूज करेंगे, देन यूज करेंगे, लेकिन हार्डली या स्केर्सली के साथ आप जो है हेल्पिंग वर्ब जो आपकी कंजंक्शन है वो व्हेन यूज करेंगे। तो दिस इज अ मिस्टेक। तो हार्डली और स्केर्सली के साथ आपने व्हेन यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाए, बाकी देख लेते हैं। हिड हरसेल्फ, हाँ, अगर यहाँ पे आप हरसेल्फ ना लगाते तो मिस्टेक हो सकती थी कि हाइड जो है वो आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, और अगर आपने वो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो डेफिनेटली आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो लगाएंगे। और 5 चीज जैसा ही इंजॉयड इन द पार्टी, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, क्या तो आप ये कर लें, या ही इंजॉयड द पार्टी। तो ट्रांजिटिव वर्ब की ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्लेस एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ही इज यूज्ड टू हेल्प। सबसे शुरू में ही आपको इज यूज्ड टू, ठीक है, ये राइट, लेकिन जो इज यूज्ड टू है यानी कि जितने भी आपके बी यूज्ड टू वाले स्ट्रक्चर हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, बी यूज्ड टू के बाद आपने हमेशा आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है, जिसको कि जेरंड कहते हैं या जिसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो जब भी आप बी यूज्ड टू यूज करें तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, और ये आईएनजी फॉर्म जो है ये आपके एक वर्बल नाउन जेरंड के तौर पे काम करेगी। और अगर आप वर्बल नाउन ना भी लगाएं, कोई भी नाउन लगा दें तो वो ठीक होगा। अब यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर है यूज्ड टू, इज यूज्ड टू, तो लिहाजा ये जो इज यूज्ड टू है आपको बैफल करने के लिए एक पोर्शन यहां पर बना दिया, यहां पर बना दिया। हेल्प आपका गलत होगा, क्या आप यहां पर लगाएंगे हेल्पिंग, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर सिंपल यूज्ड टू हो तो आप वर्ब की क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर ये इज यूज्ड टू हो, गेट यूज्ड टू हो, बी यूज्ड टू हो, वाज यूज्ड टू हो, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पर आपका बीटा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। इस तरह के जो स्टेटमेंट है आमतौर पे उसमें आपको मिस्टेक जो है
वो लगता है कि ये सेंटेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पहले से रूल्स पढ़े हों और पहले से आपके जहन में उनका पूरा स्ट्रक्चर सेंटेंस का हो, तो सच काइंड ऑफ द मिस्टेक्स कैन बी डन ईजिली। और अगर आप बहुत प्रोफिशिएंट एंड परफेक्ट हैं, ये सेगमेंट 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता। तो जैसे मैं बार बार आपको कहता रहूँगा, इन्फॉर्म करता रहूँगा, आई शैल ट्राई टू एम्बेड दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड दैट यू आर नॉट सपोज टू टेक दिस पोर्शन फॉर ग्रांटेड, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आपने जितना अच्छा, जितना बेहतर तरीके से हो सके आपने अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यूँ समझ लें कि आपका असल कंपटीशन जो है, साइंसेज में बाज़ का स्टूडेंट्स के पूरे पूरे नंबर आते हैं, इंग्लिश में भी आ सकते हैं, कंपैरेटिवली उनसे आसान है, लेकिन जब आप इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये उतना ही मुश्किल बनता चला जाएगा। आई होप कि मेरे साथ जो आपका ये पूरा सेगमेंट है इंग्लिश पोर्शन का, बहुत अच्छा रहेगा, और जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा दे वुड आल्सो सर्व यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारा पहला टॉपिक जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्रीमेंट मिस्टेक। एग्रीमेंट किन किन चीज़ों के दरमियान हो सकता है, उसके क्या रूल्स हो सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी सिमेंटिक इम्प्लीकेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा।